अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेक्शन 3 आज पढ़ेंगे सीपीसी का। यहाँ से हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता है लॉ गेट का, जिसमें सीपीसी में सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में है। यानी आपको कोर्ट्स के जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना पड़ेगा कि सबसे पहले हाई कोर्ट होता है जो कि प्रोविंस में हेड पे होता है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फर्दर जो है वो सिविल जज फर्स्ट सेकेंड क्लास होता है। अब हम इसको पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट होगा? हाई कोर्ट के। एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इन्फीरियर टू डेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू। यानी जो भी सिविल कोर्ट होगा जिसका ग्रेड क्या है कि इससे इन्फीरियर है, यानी इससे निचला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो सबऑर्डिनेट होगा हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। यहाँ पे बेसिकली आपने हायरार्की को याद करना है कि जिसमें बताया जाता है कि हाई कोर्ट सबसे बड़ा होता है सिविल कोर्ट्स में, और फिर उसके बाद जो है जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सिविल कोर्ट आती है। और ये जो सिलसिला है इसको आपने एज इट इज़ जो है वो याद कर लेना है। आप इसको उर्दू में भी याद कर सकते हैं और इंग्लिश में, मैंने दोनों तरह से लिखा हुआ है। पेपर में इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन आपने क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, बेरेक्ट के वर्ड्स को पढ़ना है, फिर आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं तैयार। अब मज़ीद अगर आप देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं जिसमें सेविंग क्लॉज इसकी बताई गई है, जिसमें लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ नो इन फोर्स और स्पेशल जुरिसडिक्शन और पावर कन्फर्म्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रेस्क्राइब बाय अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी सेक्शन 4 यहाँ पे क्या वजाहत करता है कि अगर किसी दूसरे खसूसी कानून या मकामी कानून में अलग तरीक़ाकार दिया गया है तो उस पर सीपीसी को जो है लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, सीपीसी वहाँ पे महदूद हो जाएगी, सीपीसी वहाँ पे लागू नहीं होगी। यानी कोई और स्पेशल लॉ या लोकल लॉ मौजूद है या कोई स्पेशल जुरिसडिक्शन मौजूद है तो वहाँ पे सीपीसी लागू नहीं होगी। सब क्लास 2 में है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रपोजिशन कंटेन्ड इन सेक्शन 1। यानी जो ये प्रिंसिपल है, जहाँ पे ये ऊपर वाला प्रिंसिपल ऐड होगा तो वहाँ पे अगर क्या है कि लैंडलॉर्ड और लैंड होल्डर के जो राइट मुकर्रर किए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है क्या है कि सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, ये शिक वहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे देख लें, दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी रेमेडी विच आर लैंड होल्डर और लैंड लॉर्ड मे हैव अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड। यानी यहाँ पे बता दिया गया कि अगर उनके लिए जो राइट बता दिया गया है, ठीक है, उसको आपने वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर आप देखें सेक्शन 5, उसमें हम देखते हैं तो सेक्शन 5 में जो बताया गया है वो है जी एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस कोड इन दोज मैटर ऑफ प्रोसीजर अपॉन विच एनी स्पेशल एनेक्टमेंट एप्लीकेबल टू देम इज साइलेंट। यानी यहाँ पे इसके बारे में ये बताया गया है कि जो सेक्शन 5 है ये क्या होगा कि इसको जो है महदूद कर देते हैं कि रेवेन्यू कोड्स पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। यानी सिर्फ कुछ खास मामला इस पे एप्लीकेबल होगा जिसमें ज़ेरी ज़मीन, किराया, मकसूल या मुनाफा से मुतल्लक मुकदमात चल रहे हों, उन पर ये एप्लीकेबल हो सकता है। इसके अलावा ये किसी और मामले पर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अगर गज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए चाहते हैं तो सीपीसी के जो दफ़ात हैं उनको रेवेन्यू कोड पर लागू करवा सकते हैं। लेकिन रेवेन्यू कोड्स जो होती हैं ना वो अलहदा प्रोसीजर है उनका, और जो आपके सिविल कोड्स है उनका अलहदा प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। कुछ MCQs हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इट्स रिलेट्स टू जी आपके सेक्शन के हैं 2 से लेके 5 तक, जिसमें डिग्री सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिग्री क्या होता है। एनी ऑर्डर पास बाय सिविल कोर्ट, हमने कल पढ़ा था कि भाई कोई ऑर्डर जो है वो सिविल कोर्ट से पास हो तो वो डिग्री नहीं होता, बल्कि वो ऑर्डर होता है जिसमें राइट्स एंड ओब्लिगेशन जो है वो डिक्लेयर की जाती हैं, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद इंटरलोकेटरी ऑर्डर है वो भी नहीं होता, फिर ऑनली प्रीलिमिनरी ऑर्डर वो भी नहीं होता। इसका मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइन राइट ऑफ पार्टी। यानी जो बेसिकली क्या है कि जो एडजुडिकेशन के लिए बताया जिसमें पार्टीज़ के राइट को डिक्लेयर किया जाए, तो वो क्या चीज़ होती है उसको हम डिग्री का नाम देते हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए इफेक्टिव साबित हो। ठीक है, इसको आपने एज इट इज़ जो है वो याद कर लेना है। ठीक है,
कि जो फार्मर एक्सप्रेशन है जी एडजुडिकेशन का, जिसमें क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है पार्टीज़ के राइट्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिक्री बोलते हैं। ये चीज़ आपने याद करनी है। आप एमसीक्यूज़ देखें तो उसमें बताया गया है कि जज कौन पर्सन होता है। जज मतलब होता है जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है या मजिस्ट्रेट होता है। मजिस्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं ना होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो मजिस्ट्रेट तो आता है क्रिमिनल में। फिर आर्बिट्रेटर जो होता है ये तो किराएदार वगैरह के केसेस के रिलेटेड होता है। आर्बिट्रेटर तो आ जाता है जी आपका इन मुकदमात में। तो फिर यहाँ पे क्या आर्बिट्रेटर एप्लीकेबल होगा? नो। तो ये फिर कहाँ पे जी, इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है कोर्ट का, उस पर ये बेसिकली एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डेफिनेशन अपने बियर एक्ट के अकॉर्डिंग देखनी है। तो वहाँ पर आपका क्या है जी, ये आपके पास आंसर आता है कि जी ये सीपीसी जो है, मतलब जो प्रिजाइड कर रहा है उस वक्त अदालत को, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोलेंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखना है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। क्यू सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ सीपीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबॉर्डिनेट टू। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके मतहत होती है, सिविल कोर्ट जज के, हाई कोर्ट के या मजिस्ट्रेट के। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हाई कोर्ट की होती है। क्या सिविल जज जो है उसके मतहत होगी? नहीं, सिविल जज तो खुद सबॉर्डिनेट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो यहाँ पे आपका एक और एमसीक्यूज तैयार हो गया। उसके बाद हाई कोर्ट के ये सबॉर्डिनेट होती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो देखी जाए तो वो कौन सी आती है, वो ये आती है। और उसके बाद देखा जाए तो फिर कौन सी कोर्ट आती है, फिर जो है जी प्रोविंशियल लेवल पे आ जाती है, और वो आपकी जो है जी हाई कोर्ट होती है। तो अब मजिस्ट्रेट कोर्ट इसमें शामिल ही नहीं होती। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो करेक्ट एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। वो क्या है जी, वो हाई कोर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। कोर्ट ऑफ सिविल जज आर सबॉर्डिनेट टू। जो सिविल जज है वो किसके सबॉर्डिनेट होता है? ठीक है, ये अब आप देख लें। तो ये भी आपका वही एमसीक्यूज हो गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। आगे सेविंग क्लॉज से हमारा एमसीक्यूज है सेक्शन 4 है जी, जिसमें आपने बताना है कि सीपीसी सेव्स, यानी सीपीसी जो है इन सेक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होती, जिसमें स्पेशल और लोकल लॉ है, कस्टम्स है, रूल ऑफ प्रोसीजर प्रेस्क्राइब बाय स्पेशल लॉ, इन सब पे जो है ना वो कुछ महदूद कर दिया जाता है सीपीसी को, ये इन पर एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, मज़ीद मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप इसको मज़ीद सुन सकें। अच्छा जी, अब हमने सेक्शन 6 पढ़ना है। इट्स रिलेट टू पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन जो है वो सेक्शन 9 जो है जी सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 में डिक्लेयर कर दी गई है, जिसमें बता दिया गया है सिविल जज फर्स्ट क्लास के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, वो हर किस्म के केसेस को सुन सकता है। और पिक्यूनरी यानी मालियत के लिहाज से ना सिविल कोर्ट्स को डिवीजन कर दी गई कि सिविल जज फर्स्ट क्लास जो है वो अनलिमिटेड केसेस को सुन सकता है। सिविल जज सेकंड क्लास है वो जो है जी 1 लाख की मालियत के केसेस को सुन सकता है, मतलब इतनी प्रॉपर्टी की मालियत
होगी तो इससे तो वो सुन सकेगा। इसके बाद जो सिविल जज से 3rd क्लास है वो 50,000 की मालियत के केसेस को सुन सकता है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, सेव एज इन सो फार एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड nothing herein contained shall be appropriate to give any court jurisdiction over suit the amount or value of the subject matter of which exceed the pecuniary limit of its ordinary jurisdiction। यानी यहाँ पे सेक्शन 6 को अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ तो कोई अदालत ऐसे मुकदमात नहीं सुन सकती जो कि क्या है कि उसकी मालियत हद से ज़्यादा है। यानी जो सिविल जज 2nd क्लास है उसके पास अगर जो है जी 1 लाख से अबव का केस आ जाता है मालियत की प्रॉपर्टी का, तो वो नहीं सुनेगा, वो रेफ़र किसको कर देगा, सिविल जज 1st क्लास को। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है कि वो नहीं सुन सकते जब तक क्या है कि हाँ अगर उसको कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, यानी अगर उसको जो है क्या है कि ख़ास इजाज़त मिल जाए तो वो सुन सकता है, इसके अलावा वो नहीं सुन सकता। ठीक है, जितनी वो समाअत का उनको अख्तियार है, जितनी मालियत का उनको मुकर्रर कर दिया गया है उसी को वो सुन सकते हैं। अगर उनको ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन दे दी जाए तो वो फिर उन मामलात को देख सकते हैं, अदरवाइज़ वो किसी भी मामलात को सुनने के एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे दर्ज करनी है। चलें जी, अब हम नेक्स्ट सेक्शन को डिस्कस करते हैं, सेक्शन 7। सेक्शन 7 को डिस्कस करते हैं, इट्स रिलेट्स टू स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स कौन सी होती हैं, जो छोटे छोटे मालियत के केसेस होती हैं ना उनको सुनती हैं। तो क्या उनकी मालियत पर जो है सिविल कोर्ट एप्लीकेबल होता है या नहीं, तो वो अब हमने यहाँ पर देखना है कि सिविल कोर्ट जो है जिस स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं। द प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट शैल नॉट एक्सटेंड टू द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट 1877 और द कोर्ट एक्सरसाइजिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट अंडर दिस एक्ट। यानी बेसिकली जो क्या है कि जो कोर्ट्स बनाई गई हैं 1887 के स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट के मुताबिक, उन पर जो है वो छोटे छोटे मालियत के केसेस होते हैं तो उन पर सीपीसी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा जिनको जुरिसडिक्शन दी जाती है कोर्ट्स को कि वो क्या करें कि इन मामलात को स्मॉल कॉजेज केसेस को सुने, तो उनमें जो है वो क्या है कि वो सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स पे क्या है कि ये अपीलों या फरामीन पर अमल दरामद से मुतल्लक है, उन पर जो है ये अदालतों पर लागू नहीं होता। ठीक है, इस तरह सेक्शन जो है 9, 91, 92, 96 ता 112 और 115 भी इन अदालतों पर जो है वो नाफज नहीं होते सीपीसी के। ठीक है, ये भी आपने याद रख लेना है। मज़ीद जो है हम दिखते हैं इसकी पिकुनरी प्रेसिडेंसी ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। अब हम इसको डिस्कस कर लें, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट पर ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं, अब वो हम देख रहे हैं कि कुछ ख़ास मामलात होते हैं जिन पर इसको एप्लीकेबल किया जाता है। दिस कोर्ट डज not apply to any presidency small causes court nor to any proceeding in such court। यानी ये बताया गया है कि जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स के जो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट है उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसके साथ साथ इस तरह के जितने भी कोर्ट्स हैं जो ये स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स की प्रोसीडिंग को चलाती हैं उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर विद इन इट्स जुरिसडिक्शन, यानी जो के मामलात में उनके जुरिसडिक्शन के उनके दायरे इख्तियार में आते हैं, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द कोड और बाय द रूल। मासवाए जो अगर ज़ाब्ते के मुताबिक अगर रूल बताए गए हैं उन पर कुछ होता है, मतलब जैसे सेक्शन 24 देखा जाए तो उसमें मुकदमात की मुंतकिली के रिलेटेड है, तो वो उस पर ये सेक्शन जो है ना सीपीसी एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज जितने भी प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हैं या वो कोर्ट्स हैं जिनको स्पेशल जुरिसडिक्शन दी गई है कि वो क्या करें इन मामलात को देखें, तो उन पर जो है सेक्शन 8 का कोड का जो है बिल्कुल भी इतलाक नहीं होगा। तो ये आपने याद कर लेना है। मज़ीद हम नेक्स्ट सेक्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में ओपन करती हूँ।